Hello everyone, let us start solving question paper 8 of Marble. First question is which acid is present in the nettle sting? So the answer is methanoic acid. The molecular formula of pentane is C5H12. It contains how many covalent bond? So we could draw this C5H12 मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 covalent bonds are present in C5H12. ठीक है. What is the first enzyme that mix with food in the digestive tract? डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पहला कौन सा एंजाइम है जो मिक्स करेगा? So the answer is amylase. Fine. What form the field lines of bar magnet? तो बार मैग्नेट जो है what form the field मतलब फील्ड लाइंस कैसी होती है पूछा यहाँ पर. तो इट इज क्लोज कर्व्स लाइन. ठीक है. Which phenomena does not play a role in the rainbow formation? रेनबो फॉर्मेशन के अंदर रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा, बट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो ये इनकरेक्ट आंसर है. मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय. मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है. अब दूर का नहीं दिखता है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे. जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2. ठीक है. अर्थिंग वायर का जो कलर होता है वो कौन से कलर का इंसुलेशन होगा? ग्रीन कलर. फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फाइन. In childhood deficiency, secretion of which hormone causes dwarfism? Dwarfism का मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में कम रिलीज होगा तो वो पर्सन जो है वो शॉर्ट रह जाएगा. Velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Dash non-metal is present in liquid form. देखो गैलियम भी मेटल है, मर्क्यूरी भी मेटल है. अब ब्रोमीन इसका आंसर है बिकॉज नॉन मेटल पूछा है, लिक्विड फॉर्म में वही रहेगा. ट्रू एंड फॉल्स पूछा है. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. यस ट्रू. डक्टाइल मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ये भी ट्रू है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. तो ये भी जो है वो ट्रू रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. गिव नेम्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का जो है क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसका नाम क्या है. वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ जो है हमारी बॉडी की उससे होगी. साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पिसम सतिवम. साइंटिफिक नेम. गिव द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस पहले तो ये वाला सिंबल जो है वो रेजिस्टेंस के लिए है. ठीक है. अब वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो आपको ऐसे उस पे बना सकते हो. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा. इन विच डिफेक्ट ऑफ विजन बाईफोकल लेंस इज यूज. बाईफोकल लेंस कब यूज करेंगे? इन प्रेस बायोपिया. ठीक है. प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज में जनरली होगा जिसमें नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट दोनों चीज क्लियरली नहीं दिखेगी. पेनक्रियाज मैच द कॉलम करना है. पेनक्रियाज ऑप्शन क्या आएगा? इंसुलिन आएगा. फीमेल हार्मोन कौन से है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर क्या आएंगे? पेपर, लीव्स, वेजिटेबल वेस्ट. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा? प्लास्टिक, ग्लास एंड पॉलिथीन. लेट्स मूव टू सेक्शन बी. 25th क्वेश्चन. गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लो CuSO4 प्लस Fe. ठीक है. अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. ठीक है.
आयरन जो है वो किसको रिप्लेस कर सकता है, कॉपर को। सो हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर FeSO4 का कौन सा कलर होगा, FeSO4 का ग्रीन कलर होगा, और कॉपर सल्फेट का क्या कलर होगा, ब्लू कलर होगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो ब्लू कलर जो है वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर HCl या और NaOH ले लेते हैं। ठीक है, NaOH इज अ बेस एंड HCl इज अ एसिड। यहाँ पर ये प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस एंड माइनस। H जो है वो माइनस के पास जाएगा OH के पास, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2O। ठीक है, और Na जो है इट गोज विद Cl एंड इट फॉर्म्स व्हाट, NaCl। तो ये जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गया, बिकॉज एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज नहीं दिखेंगे, हम यहाँ पर दो आयन्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे Na प्लस जो है Cl माइनस के पास जा रहा है, H प्लस जो है OH के पास जा रहा है। तो व्हेन टू आयन एक्सचेंज विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 26। एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका Fe2O3 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस करेगा एंड इट फॉर्म्स व्हाट, Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ लिखा है कि आयरन ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन हमें एल्यूमिनियम पाउडर से करना है, और यहाँ पर हीट रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये आयरन जो है हम लोग फिल करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वेल्डिंग वगैरह रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। तो दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ हीट ऑफ अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स एंड हैवी मशीनरीज को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम का डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है पेयर ऑफ किडनीज, दैट इज द फिल्ट्रेटिंग यूनिट, जो कि जो है ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। देयर इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में क्या होगा, डर्टी ब्लड जो है किडनीज में एंटर करेगा। रीनल वेन क्या होता है, जिससे क्लीन ब्लड जो है वापस से बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और किडनी से बाद में कनेक्टेड है यूरेटर। यूरेटर जो है इसके अंदर क्या आएगा, यूरिन, बिकॉज किडनी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस होगी वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से होती हुई इट कम्स टू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर इज अ प्लेस वेयर यूरिन इज स्टोर टेम्परली। ठीक है, टेम्परली स्टोर होगा। एंड फाइनली लास्ट में आता है यूरेथ्रा, इज द ओपनिंग जिसके थ्रू जो है यूरिन बाहर निकल जाएगी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज बडिंग। बडिंग के बारे में पूछा है, तो बडिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड एज बड, दिस इज अ बड, a small outgrowth called as bud which is formed due to repeated mitotic division। और ये bud जो है parent body से nutrition लेगा और नए हाइड्रा में ग्रो होने की कोशिश करेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन लेते लेते इट बिकम्स मेच्योर। मेच्योर का मतलब ये अब ऐसी सिचुएशन में आ चुका है दैट वो एज ए इंडिविजुअल रह सकता है। सो इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड बिकम्स अ न्यू हाइड्रा। ठीक है, ये बर्डिंग इन हाइड्रा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस इन द प्यूबर्टी, मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या होगी वो लिखना है। सो इन केस ऑफ फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ वॉइस, ओवम बिकम्स मेच्योर। ठीक है, जैसे ओवरी जो है वो ओवम पहले रिलीज नहीं करेगा, बट जब प्यूबर्टी रीच हो जाएगी तो ओवम जो है ओवरी जो है वो ओवम रिलीज करेगा। occurrence of menstrual cycle is called as menarche। पहला menstrual cycle जो है that is called as menarche, and stoppage of the menstrual cycle is called as menopause। ये सारे changes जो है on puberty starting में देखने मिलेगा, right। changes that occurs in the male, that is hormonal changes आएंगे। larynx जो है
डेवलप हो जाएगा, राइट। लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलो, तो वोकल कॉर्ड जो है इट बिकम्स लॉन्गर एंड वॉइस जो है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। ग्रो ऑफ हेयर इन द एरियाज लाइक स्किन, अंडर आर्म, फेस, हैंड, लेग्स, enlargement of testicle followed by penis, testes grow and produce sperm, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो है वो मेल्स के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई का डायग्राम पूछा है, आपको डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम के अंदर जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई, जहां पर लाइट सबसे पहले एंटर करेगी, ठीक है। फिर आइरिस है, प्यूपिल है। प्यूपिल जो होता है दैट इज द ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आईज, जैसे किसी की ब्लैक कलर आईज है, ब्राउन कलर आईज है, तो आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आईज, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस हमारे आईज में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, बट हमें चीजें इन्वर्टेड नहीं दिखती, हमें सब चीजें इरेक्ट दिखती है। रीजन ये इंफॉर्मेशन जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ब्रेन जो है इमेज को एज अ इरेक्ट इमेज इंटरप्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलरी मसल। सिलरी मसल जो है इट कंट्रोल्स और इट एडजस्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ आई टू सी नियर बाय एंड फार बाय ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ पास की चीज देखनी हो या दूर की चीज देखनी हो तो लेंस को थिक और थिन करने का काम जो है सिलरी मसल्स का होगा। सो इट एडजस्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ आई। रेटिना जो है इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन जहां पर इमेज फॉर्म होगी। ऑप्टिक नर्व जो है वहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, वो रेटिना पे जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है ब्रेन में जाएगी। फिलहाल तो यार डायग्राम पूछा था बट मैंने कुछ फंक्शंस बता दिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट बताना है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और उसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो है वो एम्पियर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसका नेचर, मटेरियल का नेचर, क्या मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस के बारे में, इसका यूनिट जो है वो ओम्स होता है और इसका यूनिट जो है वो ओम मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इट इज सर्कुलर, देखो ये मैग्नेट है and this is north and this is south। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टुवर्ड्स साउथ। इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, साउथ से लेके कहाँ है, नॉर्थ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दे आर क्लोजर एट द पोल्स, मतलब देखो ये पोल के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फूड चेन के बारे में, व्हाट इज फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करेगा फूड के लिए, ठीक है, और जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इज अ ग्रुप और कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which lives together and supports life is called as ecosystem, ठीक है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है, बायोटिक इकोसिस्टम जो है they can be natural as well as artificial। Every ecosystem has two components, biotic components and abiotic components।
बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक होता है, और अबायोटिक का मतलब जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होते हैं, अबायोटिक। लिम्फ एंड ब्लड के बीच में डिफरेंस बताना है। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट डज नॉट कंटेन्स आरबीसी। कलरलेस है, आरबीसी नहीं है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ब्लड इज अ रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर का है बिकॉज इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट। इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा, प्लाज्मा भी होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट, सारे कंपोनेंट्स जो है अवेलेबल होंगे। इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस एंड इट इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करेगा लिम्फ। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ब्लड का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे, CO2 जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव कर दे, ठीक है। इट्स प्लाज्मा लैक प्रोटीन, प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा कम होगा। इट्स प्लाज्मा हैज प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिफ्थ पॉइंट इज इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स पास करना है ब्लड के अंदर, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर। मतलब जो है सब जगह पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज वेरी स्लो, धीरे धीरे फ्लो होगा, एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट एज कंपेयर टू द लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सेज दैट, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 37 में, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड उसका एक एप्लीकेशन दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एन एप्लीकेशन। So when an electric current passes through a conductor, the conductor becomes hot. Heating effect of electric current मतलब current flow होने से एक object जो है वो heat हो जाए, that is called as heating effect of electric current, ठीक है। This is called as heating effect of electric current. Example है, a bulb becomes hot after its use for some time. This is due to the heating effect of electric current. अभी आप normally बल्ब को देखते हो, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से वो मटेरियल जो है बल्ब का हीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप एग्जांपल में ले सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। लेट्स मूव टू सेक्शन सी। राइट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स बाय हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी हीट के अंदर रिएक्शन लिखना है, डीकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डीकम्पोजिशन क्या होता है, decomposition is a reaction in which one reactant converts into two or more products, ठीक है। तो फिलहाल डेफिनेशन तो नहीं पूछी, बट इसमें एक रिएक्टेंट जो है दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ हीट बताना है। नाउ हीट के लिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और जैसे लेड नाइट्रेट हो गया, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट भी है जो हीट के एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट। CaCO3 को हीट करोगे सो विल गेट CaO प्लस CO2, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, वो जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। लेड नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। NO2 और O2 जो है वो गैस है, और NO2 के बारे में याद रखना है, दैट इज रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस, इसका कलर कभी पूछते हैं, ठीक है। और लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का होता है। फेरस सल्फेट जो डिकम्पोज होगा वो किस में डिकम्पोज होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये मैंने तीन रिएक्शन लिख दिए, ठीक है। अब लाइट के अंदर दो एग्जांपल लिख लेते हैं कि लाइट के अंदर सिल्वर के कंपाउंड जो है दैट इज AgCl, ठीक है,
और AgBr, ये एग्जाम्पल जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में आएंगे। इस सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज होगा Ag प्लस Cl2 के अंदर, ठीक है, और एक इससे डिकम्पोज होगा Ag प्लस Br2 के अंदर, ठीक है। तो ये अपने सनलाइट के प्रेजेंस में हो गए। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर H2O, जिसपे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर प्योरीफाइंग मेटल्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके सेटअप के अंदर जो है वो बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रोड को, वो रॉड को हम लोग जो है वो बोलते हैं एनोड, ठीक है। तो अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एज एनोड, और नेगेटिव वाला जो है कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रोड से, एक रॉड से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। सो अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर इज मेड एज कैथोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड को जो है हमने सोल्यूशन में डिप कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रोड जो है, रॉड जो है वो कॉपर के है, तो सोल्यूशन भी कॉपर का ही होना चाहिए। आप सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कॉपर नाइट्रेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं एट एनोड। सो एट एनोड, एनोड कौन से कलर का, कौन से चार्ज का रॉड है, पॉजिटिव चार्ज का रॉड है, तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। एनोड पे एक और एक चीज हमें याद रखनी है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट किया और सोल्यूशन यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट है, अब यहाँ पर एनोड पे जो कॉपर है वो किसके फॉर्म में है, Cu के फॉर्म में है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो Cu के फॉर्म में है, ठीक है, Cu, तो मैं एनोड पे लिख देता हूँ Cu, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और एक किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर 2+ के चार्ज में। अब 2+ क्यों, बिकॉज कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये Cu2+ आयंस जो है ये रॉड में से वो सोल्यूशन में चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे Cu2+ आयंस जो है सब के सब सोल्यूशन में भर जाएंगे, ठीक है। और जो भी इम्प्योरिटी है और वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पर था और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोल्यूशन के अंदर Cu2+ आयंस चले गए। तो ये Cu2+ आयंस कहाँ फॉर्म होंगे, इट गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज का है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैं रिएक्शन आगे लिखता हूँ, एनोड का तो रिएक्शन हो गया, नाउ रिएक्शन लिखते हैं एट कैथोड। एट कैथोड, अब कैथोड जो है कौन से चार्ज का रॉड है, नेगेटिव चार्ज का रॉड है, ठीक है। और कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Cu2+ आयंस जो है वो कैथोड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर Cu2+ आयंस अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड गेन करेगा यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, और ये 2+ और 2- इस पे ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारा जो है कॉपर फॉर्म हो जाएगा Cu। तो यहाँ पर कॉपर की लेयर जो है धीरे 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 बढ़ती जाएगी। एज द टाइम पासिस कैथोड वाला रॉड जो है वो थिक होते जाएगा, और एनोड वाला रॉड जो है वो थिन हो जाएगा, बिकॉज इसके नीचे एनोड मड जमा हो जाएगा। और जो भी प्योर Cu2+ कॉपर आयंस है वो सब सोल्यूशन में जाएंगे, और सोल्यूशन में जाके प्योर कॉपर जो है एनोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या जमा हो गया,
प्योर कॉपर, प्योर कॉपर जो है वो जमा हो जाएगा, कहाँ पर जमा हो जाएगा, एट कैथोड। ठीक है, तो ये पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस था इसके अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एलॉय एंड राइट कंपोनेंट्स एंड यूजेज ऑफ एनी थ्री। तो एलॉय के बारे में बताना है, हमें पता है दैट क्लास 9 में पढ़ चुके हैं दैट एलॉयज इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं ताकि वो होमोजीनियस दिखता है हमें। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals or a metal and a non metal in definite proportion, अलग अलग रेशियो में हम उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एलॉय, ब्रास इज अ एलॉय, ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज अ एलॉय। तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ two metals that is copper and zinc. Stainless steel is a alloy which is a mixture of iron, nickel and chromium। और जैसे कि 3 एग्जांपल्स बोले थे, तो इसमें हम लोग ब्रॉन्ज एलॉय भी ले लेते हैं। ठीक है, bronze is a alloy of copper and tin, copper and tin। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन इज अबाउट give the names and different hormones from which endocrine gland is secreted and also write uses of those hormones। मतलब कौन कौन से hormones है और इनके हमें। तो adrenal gland is a hormone which adrenal gland produces the hormone that controls heartbeat। ठीक है, heartbeat कंट्रोल करेगा और ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करेगा। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। पिट्यूटरी इज द नेक्स्ट ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज ये बाकी सारे ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। जितने भी ग्लैंड्स है, कब उनको केमिकल रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये ग्रोथ मूवमेंट जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो है वो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है बैलेंस रहे। टेस्टीज आर द हॉर्मोन्स इन मेन, जो कि हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और बहुत सारी सेकेंडरी फीचर्स इन मेल। तो इन ओवरीज, ओवरीज जो है इट प्रोड्यूसेस द फीमेल हॉर्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फीमेल के अंदर मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन सेज, क्या बोल रहा है 42 क्वेश्चन, स्टेट द मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। बर्ड कंट्रोल मेथड की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। सो IUCD वी कैन बी यूज्ड। ठीक है, IUCD का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड जिसमें कॉन्डम कैन बी यूज। सर्जिकल मेथड के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट two methods can be used, that is vasectomy, vasectomy किसमें, in males। ठीक है, and tubectomy in which, in the females। ठीक है, oral contraceptive में oral pills can be used so that the ovulation can be stopped, जिससे ओवरीज जो है ओवम रिलीज करना बंद कर दे। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड का मतलब जो है स्पर्म अगर मेल पेनिस के आसपास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको मूव कर दे, उसको जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस ना करें। नेक्स्ट इज राइट द मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन टू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत सारे हैं, एज बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोरेनेसिस या फिर स्पोर फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, हम बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो वी गो टू द फर्स्ट मेथड दैट इज द बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन के डायग्राम में देखते हैं दैट वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज बाइनरी फिशन। तो इसके अंदर अलग अलग जो है वो स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 आप देख सकते हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस इज स्टार्टिंग डिवाइडिंग, ठीक है। देन वी कुड सी दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है, ये स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है एंड लास्ट में टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। सो बाइनरी फिशन इज अ मेथड इन विच वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में यू कुड सी दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज स्पोर केस और स्पोरेंजियम। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो हेल्प करता है स्पोर्स को सरवाइव करने के लिए। स्पोर्स क्या होते हैं? दे आर द टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट आर कॉल्ड एज स्पोर्स, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? स्पोर केस विल बर्स्ट और 100 ऑफ स्पोर्स जो है वो लैंड अप करेंगे सरफेस पे नीचे और बहुत सारे जो है नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है राइजोपस के अंदर, ठीक है। राइजोपस इज द एग्जाम्पल फॉर स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है मिरर से रिलेटेड है। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के मिरर होते हैं। सो व्हाट इज स्पेरिकल मिरर एंड गिव इट्स टाइप। उसके बाद जो क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर जो है क्या होते हैं उनके बारे में दिया है। दो टाइप के मिरर है हमें पता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। लेट्स सी। अ स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस आउट ऑफ कट ऑफ स्पेरिकल सरफेस। इनके स्पेरिकल सरफेस होंगे। जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा रहेगा जिसमें ये वाला पोर्शन जो है बैक साइड है। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड द वन पार्ट विच इज बल्जिंग आउटवर्ड, ये अपना बैक साइड हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर देखो ये वाला एंड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर आप देख सकते हो, ये जो है बिल्डिंग वगैरह में, पार्किंग वगैरह में होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो आपको वाइडर व्यू देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इट इज अ रेयर व्यू मिरर जो साइड मिरर की तरह यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है, कार, ट्रक, बस, टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। इट हेल्प्स इन द विजिलेंस मिरर इन द बिग शॉप्स एंड स्टोर्स, ठीक है। कुछ शॉप्स वगैरह होती वहाँ साइड में कोने में लगाते थे ताकि पूरा विजन आ जाता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस होंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपको दिख रहा है यहाँ पर दैट इट इज अ शेविंग मिरर। तो यहाँ चीजें जो है हमें थोड़ी लार्ज दिखेगी। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स ऑफ कार, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है, टू फोकस द टूथ टू बी एग्जामिन्ड एंड इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ताकि चीजें जो है ज्यादा क्लोज दिखे देन एक्चुअली दे आर। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रेडिएशन कलेक्टर इन द सोलर हीटिंग डिवाइस। तो उसका जो सरफेस है वो कर्व होता है, तो कर्व सरफेस होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा वो रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस देना है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस, पॉइंट नंबर 1, सीरीज के अंदर थ्रू आउट द सर्किट जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो वुड बी सेम। और पैरेलल के अंदर जो है करंट जो है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट वुड बी डिफरेंट। Next is in an electric circuit components are arranged in a line and next to next arrange है। सीरीज के अंदर जैसे एक कंपोनेंट है, उसके बाजू में दूसरा कंपोनेंट है, उसके बाजू में दूसरा कंपोनेंट है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर अगर एक कंपोनेंट हुआ, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट होगा, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा,
ठीक है, इनका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर हो गया। ठीक है, when resistors are put in a circuit the voltage across the resistor is different। तो सीरीज के अंदर जो है करंट सेम होता है और वोल्टेज जो है वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, और पैरेलल के अंदर जो है हमें पता है वोल्टेज सेम होगा और करंट सेम होता है, करंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो when resistor are put in a circuit the voltage across each of the resistor is same। तो यहाँ पर इनको वोल्टेज जो है वो सेम मिलेगा इन केस ऑफ पैरेलल। सीरीज सर्किट के अंदर देखो, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी अप्लायंस भी जो है वो नहीं जलेंगे, बिकॉज वो पूरे एक तरह से सिंगल कनेक्शन में होते हैं। तो इफ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन द होल सर्किट विल बर्न आउट, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंडिविजुअली पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो भी सोर्स होता है, अगर एक अप्लायंस देखो ये अप्लायंस अगर खराब हो गया बट करंट जो है वो दूसरे अप्लायंसेस में फ्लो करेगा, तो एक चीज अगर खराब हो गई बट बाकी सारी चीजें तो चलेगी। Now let's start with section D, that is the 47th question. Write the preparation and uses of plaster of Paris. अब plaster of Paris का जो main formula है that is CaSO4 dot half H2O. So this is your main formula जिसका chemical name होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका प्रिपरेशन लिखना है, इसको प्रिपेयर करना है। सो वी शुड नो दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए वी यूज जिप्सम सॉल्ट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन बोल दो या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन लिखे दैट इज जिप्सम सॉल्ट दैट इज CaSO4 डॉट 2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट, और उसको आपको हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 373 केल्विन बोल दो। ठीक है, सो हीट करने पे वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, द फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ POP। और यहाँ पर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो कितने बच जाएंगे, 1.5 बच जाएगा। सो 1.5 H2O। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आफ्टर दैट इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस में लिखा है दैट बिल्डिंग मटेरियल के लिए जनरली यूज करते हैं और डेकोरेटिव कोटिंग वॉल्स सीलिंग्स में यूज करते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाने के लिए इनका यूजेस रहेगा। नेक्स्ट है राइट द प्रिपरेशन एंड यूजिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन लिखना है। सो द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक लाइम। ठीक है, इसका प्रिपरेशन में देखो रिएक्शन ये है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और इसमें क्लोरीन गैस पास करनी है। सो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास टू स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अस ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2। देखो यहाँ से कैल्शियम हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ 2 क्लोरीन ले लिए, देखो यहाँ बचा क्या, 2 हाइड्रोजन हमने नहीं लिए, एक ऑक्सीजन रह गया। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो ये इसका प्रिपरेशन रहेगा। यूजेस में ब्लीचिंग पाउडर ऑब्वियसली जो है कॉटन वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्लॉथ वगैरह इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे ब्लीचिंग करने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज वगैरह। केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो भी जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज करते हैं। वाटर को क्लीन करने के लिए यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी यूज में आता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड इट मेक्स वुल अनश्रिंकेबल, मतलब कुछ वुल का मटेरियल जो है बहुत श्रिंक होता है, बट इसके कॉम्बिनेशन अगर यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं तो वुल जो है वो श्रिंक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th क्वेश्चन दैट वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड। अब एसिड इज फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा एसिड। अब इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक का मतलब टोटल 2 कार्बन होने चाहिए,
ऑलरेडी एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में ही है, तो टोटल 2 कार्बन होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट वन इज डन। लेट्स गो विद द सेकंड वन, ब्रोमोपेंटेन। पहले पेंटेन देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पेंटेन के अंदर कितने कार्बन होंगे, 5। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और यहाँ पर ब्रोमो है, मतलब यहाँ कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आएंगे बताओ, हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, सो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 ही बॉन्ड्स बनेंगे, जो बॉन्ड्स खाली रह जाए वो हाइड्रोजन वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज ब्यूटेनॉन, ओ एन ई का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट्स अ कीटोन। कीटोन का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड होके दोनों साइड क्या होते हैं, कार्बन, राइट। अब ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो आप यहाँ पर सपोज ले लो C2H5। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए। ठीक है, बिकॉज 2 यहाँ पर और 1 ये, 3 हो गए। अब टोटल 4 कार्बन चाहिए, तो मैं यहाँ पर CH3 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव CH3 को यहाँ भी लिख सकते हो, C2H5 को यहाँ भी लिख सकते हो। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड, बिकॉज Al लिखा हुआ है। ठीक है, Al लिखा हुआ है, तो अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसके साथ क्या बोला है, हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, अब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को मिला के 6 कार्बन होने चाहिए, तो मैं नीचे बना देता हूँ। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर ये अल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन को भी गिन लेता हूँ, बिकॉज इसको मिला के 6 कार्बन होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कितना आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, तो ये हो गया अपना हेक्सेनल का स्ट्रक्चर, दैट इज अपना फोर्थ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ द ऑर्गन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कौन कौन से ऑर्गन्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके बारे में लिखना है। तो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट दैट इज माउथ इज इन्वॉल्व, देन फेरिंग्स इज इन्वॉल्व, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। ये सारे ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बात करें डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी पार्शियल डाइजेस्टेड फूड माउथ के अंदर हमने फूड डाइजेस्ट किया, पार्शियल डाइजेशन, वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव जूस मिलेंगे, उसको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, लिवर से मिलेगा, पेनक्रियास से मिलेगा, और उसकी खुद की वॉल्स, बिकॉज वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस। द लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा, जिससे क्या कन्वर्जन होने वाला है, फैट जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फैट्स आर कन्वर्ट, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्ट इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, और जो ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को किसके अंदर, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है बहुत सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है फैट्स को। फिर इंटेस्टाइन के अंदर ही इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगा, और जिससे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते सारी चीज़ें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है इजीली ब्लड के अंदर चला जाएगा। These sugars are also known as glucose. It also converts the protein into amino acids। मतलब प्रोटीन जो है वो हेवी मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और अमीनो एसिड जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो सब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑल दिस
सिंपल ब्रोकन डाउन फॉर्म्स आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव फूड, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Okay, we have done with question number 50. Now let's go with question number 51. Explain the urine formation in human with a label diagram. Next question is to explain the structure of or urine formation. नेफ्रॉन भी समझाना है, ठीक है. यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है डायग्रामेटिकली समझाना है, ठीक है. Now here we have a structure that is filtrating unit present inside the kidney that is called as nephron, ठीक है. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. मैकेनिज्म कैसे होगा? डर्टी ब्लड एंटर्स, ये देखो ये ग्लोमेरुलस है. ग्लोमेरुलस इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड, ठीक है. और ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर. बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ठीक है. और उसके बाद ये जो ट्यूब कनेक्टेड है डायरेक्ट बोमेंस कैप्सूल से, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है. दिस इज ट्यूब्यूल्स जो फिर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड. दिस इज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है. और यहाँ से देखो ऊपर से जो रिंग निकल रही है ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज जो है वो कॉइल होकर वापस से क्लीन ब्लड जो है बॉडी में चला जाएगा, ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म है डर्टी ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है. जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, वाटर है, यूरिया है, ये सब चीज़ फिल्ट्रेशन के लिए आएगी, ठीक है. बिकॉज हमें पता है कि किडनी जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करेगा, ठीक है. तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो देखो यहाँ पर ये एरो लिखा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी. जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी, ठीक है. तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्लड कैपिलरीज में चली गई और क्लीन ब्लड जो है, क्लीन ब्लड वो रीनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी में चला जाएगा, ठीक है. और ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी वेस्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, यूरिया, ये सारी चीज़ें क्या बन जाएगी? यूरिन में बन जाएगी, ठीक है. एंड दिस यूरिन पासिस टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है. यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? यूरेटर जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर जाएगा, फिर यूरेथ्रा, देन इट गोज आउटसाइड द बॉडी. सो दिस इज हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है. एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मीन्स व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म तो वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. विप गॉर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है. जिसमें रेड कलर जो है सबसे कम डिविएट होता है, सबसे कम बेंड होता है, रीजन उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है. और वॉयलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा डिविएट होगा, सबसे ज़्यादा बेंड होगा, इसकी स्पीड जो है वॉयलेट की थोड़ी स्लो होगी, ठीक है. तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में. व्हेन विजिबल व्हाइट लाइट गोज टू द ग्लास प्रिज्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट प्रोड्यूसेस 7 डिफरेंट कलर एंड एग्जिट द प्रिज्म एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है. हमें पता है कि रेड जो है वो सबसे कम बेंड होगा और वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा. It's producing a rainbow-like effect, which is known as dispersion of light. Means 7 colors दिखेंगे, so it's like a rainbow phenomena. From bottom to top, visible light is composed of 7 colors, जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ विबग्योर. और जिसके अंदर सबसे कम बेंड कौन होगा, सबसे कम डिविएट कौन होगा? रेड होगा. और सबसे ज़्यादा डिविएट कौन होगा? वायलेट होगा, ठीक है. तो ये डिस्पर्जन था, उसका डायग्राम था, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है. Moving to the next question, that is 53rd question. Explain the common domestic circuit with label diagram. उसके बाद जो है ओजोन लेयर के बारे में बताना है, ठीक है. दोनों को साथ में देख लेते हैं. डोमेस्टिक सर्किट के बारे में देख लेते हैं. डोमेस्टिक सर्किट जो है घर में जितने भी अप्लायंसेज है वो पैरेलली कनेक्टेड है. वायर्स होते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये दो वायर जो है वो एंटर होते हैं, ठीक है. लाइव वायर के अंदर हम लोग यहाँ पर फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है. फ्यूज, बिकॉज लाइव वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, राइट.
वो ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाएगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे घर के नीचे होता है, ठीक है। फिर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से यहाँ पर जो भी 5 एम्पियर्स के जो डिवाइस है, ठीक है, 15 एम्पियर्स की जो डिवाइस है वो सब कनेक्टेड है। देखो यहाँ 3 प्लग पिन दिख रहा है, और आप 3 प्लग पिन में देख सकते हो डैट ये अपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन वो अर्थिंग वायर से कनेक्टेड है। अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अप्लायंस में फ्लो हो रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है ग्राउंड में लेके जाएगा। Electric power to the houses is supplied through the mains. It has two wires, live wire and neutral wire. लाइव वायर में कौन सी कलर की इंसुलेशन होगी, रेड कलर से वो कवरिंग में होगा, और न्यूट्रल वायर जो है उसमें कौन सी कलर की इंसुलेशन होगी, ब्लैक कलर की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट्स, दोनों के बीच में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। द अर्थिंग वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है अर्थिंग वायर के अंदर, ठीक है। टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, जैसे मैंने बताया था कि 15 एम्पियर्स के जो अप्लायंसेज वो अलग कनेक्टेड है। 15 एम्पियर्स का भी यूज़ करेंगे जो आप गीज़र यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, ठीक है, मशीन वगैरह यूज़ करते हो, उसमें जो है 15 एम्पियर्स के फ्यूज़ चाहिए, बिकॉज वो हाई पावर रेटिंग में आएगा। 5 एम्पियर्स में जो है लाइट फैन और बल्ब्स वगैरह, लाइट बल्ब्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कम पावर रेटिंग के होते हैं। और हमें पता है कि डोमेस्टिक्स अप्लायंसेज जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। पैरेलली का कनेक्शन का मतलब क्या, इंडिविजुअल अप्लायंस हैव इंडिविजुअल स्विच, और सब एक अप्लायंस को 220 वोल्टेज मिलेगा, राइट। द अप्लायंस हैविंग मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करते हैं तो वो हमें जो है हमें जो है करंट लग सकता है, तो उससे जो है अर्थिंग वायर हम कनेक्ट करते हैं ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाए और हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर कैसे बनेगा। अब ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, O3, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ओजोन कैसे स्प्लिट होगा, एक ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मे भी हो सकता है ये इसे कंबाइन कर जाए और क्या बन जाए, O3। तो ओजोन फॉर्मेशन जो है वो यूवी रेडिएशन से, मतलब जब यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन पे जाएगी, ठीक है, या फिर लाइटनिंग और थंडरिंग की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम के अंदर, और ऑक्सीजन एटम दूसरे O2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बना देता है, O3। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लाइटनिंग और थंडरिंग से भी जो है वो ओजोन फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मफुल, ओजोन लेयर जो है खत्म हो रहा है, उसका रीजन बताना है कि इंपॉर्टेंट केमिकल है CFC। CFC केमिकल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म है उसका, ठीक है। When chlorine and bromine atoms come in contact with ozone in stratosphere, they destroy ozone molecule। वन क्लोरीन एटम जो है वो इतने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर CFC को फिलहाल अभी यूज़ तो कम कर दिया है या बंद ही कर दिया है, तो इतना डैमेज कर देता है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाएगा। कितनी स्किन डिजीज़ है हम उससे बचते हैं, राइट। अवॉइड, अब उसको ओजोन लेयर को बचाना है तो क्या करना है, अवॉइड द कंजप्शन ऑफ गैसेस डेंजरस टू ओजोन लेयर। जैसे कुछ गैसेज है CFC नहीं यूज़ करनी है, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं यूज़ करने हैं, मिथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड्स नहीं यूज़ करने हैं, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ कार जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बाईसाइकिल हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं।